परीक्षा में अलग लगता है कि जो गड़बड़ियां निकल कर सामने आ रही है, आखिर उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, किस पर जिम्मेदारी तय की जाए। और अब सवाल यह है कि जो बच्चे इन गड़बड़ियों के शिकार हुए हैं, उनके लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। शुभ्रा चतुर्वेदी, सबसे पहले आप। जी लक्ष्मण जी, पहले तो मैं ये कहूंगी सारे बच्चों से जो अफेक्टेड हुए हैं कि आप अपने यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर राइट्स। आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, लेकिन उसके लिए आप अपने भविष्य को होल्ड पे नहीं रख सकते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिस्कशन अभी हुआ और मैं उसमें बिल्कुल भी बोलने का मेरा इतना ना नॉलेज है, ना मैं इतनी अवेयर हूं कि मैं उस पर बोलूं। मेरा जो कंसर्न है वो स्टूडेंट्स को लेके ज्यादा है लक्ष्मण जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि सिस्टम में लूप होल्स हैं, वो चलते चले आ रहे हैं और वो होता चला जा रहा है और बार बार वही गड़बड़ियां हो रही हैं। आर कंसर्न शुड बी जो स्टूडेंट्स अफेक्टेड हो रहे हैं उनका क्या होगा। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स से यही कहती हूँ, मेरे पास भी जो बच्चे आते हैं, बहुत बच्चों ने मुझसे बात करी, मैंने उनसे यही कहा कि यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर राइट्स। आपको पता होना चाहिए कि इसके आगे आपको क्या करना है, लेकिन इसके लिए आप अपने फ्यूचर को होल्ड पे नहीं रख सकते हो। यू कैन जस्ट पॉज एंड वेट कि अब ये होगा, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। और प्लस मुझे लगता है स्ट्रक्चर्ड अगर रिप्रेजेंटेशन होता है। जी सॉरी, दो चीजें हैं। अभी बच्चे क्या करें? जी, तो वही मैं कह रही थी कि एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन वो अपने प्रॉब्लम्स का करें, तो आई थिंक शायद ज्यादा उनकी बातों को सुना जाएगा और समझा जाएगा। देखिए, वो उनको अगर रीइवैल्यूएशन नहीं हो रहा है तो जो मार्क्स आए हैं उनको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो सिस्टम को चैलेंज करेंगे भी। तो लक्ष्मण जी, हम लोग ये सब जानते हैं कि हमारा कोई कहने को फास्ट ट्रैक होगा, लेकिन कुछ भी फास्ट ट्रैक होता नहीं है। इट टेक्स वेरी लॉन्ग। बच्चों के साल बर्बाद हो सकते हैं। तो दे हैव टू कंटिन्यू विद देयर प्रिपरेशन, प्लस उनको अपना प्लान बी जो स्टूडेंट्स के पास हमेशा रहना चाहिए, दे हैव टू बी रेडी विद इट, राइट। अगर उन्होंने जो सोचा था वो नहीं कर पा रहे हैं तो दे हैव टू बी अ प्लान बी ऑन विच दे कैन फॉल बैक ऑन, कि अब हमें ये नहीं कर पाए तो अब हम ये करेंगे। ठीक है, वो सारे जो उनके वेरीफाइड सोर्सेज हैं उनके वो कांटेक्ट में रहें, उनके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो अपने पास रखें। जो वेरीफाइड एजेंसीज, ऑथेंटिक एजेंसीज से उनके पास न्यूज आ रही है उसको माने। सोशल मीडिया और ट्विटर, एक्स, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के गलत न्यूज और अफवाहों से थोड़ा सा दूर रहें। ये मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को फोकस उनका अभी भी यही होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज माय करियर। मेरा करियर खराब होगा तो ना उसकी जवाबदेही सिस्टम करेगा, ना कोई और करेगा। तो हमें, मेरा मेन फोकस हैज टू बी माय करियर। अब ये नहीं हुआ तो अब व्हाट इज द नेक्स्ट दैट आई एम सपोज्ड टू डू। इसीलिए सारे स्टूडेंट्स का एक प्लान बी होना बहुत ज्यादा जरूरी है लक्ष्मण जी, क्योंकि सिस्टम के लूपहोल्स पे बात करते करते तो एक हो गया और कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। बिल्कुल, चीजें और खराब ही हो रही हैं। सिस्टम के लूपहोल पे बात करना, सिस्टम को ठीक करने की बात करना, जिम्मेदारियां तय करना, ये सारी चीजें हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। और सिस्टम है जो अपने आप सिस्टम को ठीक करेगा, जिम्मेदारी तय करेगा, लेकिन तत्काल बच्चे जो इससे अफेक्टेड हुए वो क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमरीक सिंह साहब, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? लक्ष्मण जी, देखिए, मैं बिल्कुल शुभ्रा जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। किसी मिनिस्टर, बच्चे को इस टाइम क्या नहीं चाहिए, बच्चे को किसी मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं चाहिए, बच्चे को किसी डायरेक्टर का इस्तीफा नहीं चाहिए, बच्चे को ये नहीं चाहिए। बच्चे को चाहिए कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है, हमें क्या सोल्यूशन आप दे रहे हो। जो बच्चा इस टाइम जिसकी बैक आ गई, जिसके अब रीचेकिंग के लिए डाला है उसने या रीवैल्यूएशन के लिए डाला है, उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। हमारे को एक मैकेनिज्म इस तरह का तैयार करना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है सबके बराबर है। जब अभी जो रागी साहब ने बोला कि आप एक बाप की हैसियत से जब आप सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि बच्चों के साथ जो अनजस्टिस हो रहा है इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए। तो सोल्यूशन ये है कि साहब, कि जो ये बच्चों के जो क्वेश्चन पेपर हैं इनको जल्दी से जल्दी, अगर हमने अभी देख लिया कि कोई ब्लर का इशू था, कुछ था, हटा दीजिए। नाउ लेट्स फाइंड आउट सम अल्टरनेटिव वे। उसका तरीका ये निकालता है कि भाई इनकी कॉपी मैनुअल चेक करवा ली जाए। मैनुअल चेक करवा के जो भी बच्चों के मार्क्स स्कोर आ रहे हैं उनको उनसे शेयर करके उनको दिखाया जाए। अब जैसे भी शुरू में भी बात होता है कि जो इवैल्यूएशन का सिस्टम है वो डिफरेंट होता है, जो बच्चे ने लिखा है उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा डिफरेंट रहती है। तो ऐसे में क्या जो जेन्युइनली जो बच्चों की बैकलॉग आई है, किसी की कंपार्टमेंट आई है, तो क्या कंपार्टमेंट है कि नहीं है, या किसी बच्चे के जो पेपर के जो आंसर जो चेक होने से रह गए हैं उसके नंबर बढ़ेंगे। एक बात तो सर्टेन है, बहुत श्योर है, वो ये है कि अगर कॉपियां रिवैल्यूएशन होंगी तो सर्टेनली कहीं ना कहीं रिजल्ट में इंप्रूवमेंट जरूर आएगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो, रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आएगी। कई बच्चे ऐसे जो फेल हो रहे हैं वो हो सकता है पास हो जाए, और इसके बाद ये भी चांस बच्चों को मौका मिल सकता है, कईयों की परसेंटेज वगैरह भी बढ़ सकती है। लेकिन इस काम को जल्दी से जल्दी, यही एक तरीका है साहब कि इस काम को
अगर ऑनलाइन में इश्यू आ रहा तो जितने भी बच्चे हैं, जितने टीचर्स हैं उनको अपॉइंट कीजिए, एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करके इनकी कॉपियां जल्दी से जल्दी चेक करवा के इनके साथ न्याय किया जाए। बच्चे को यही चाहिए बच्चों और एक ये सवाल होना और चाहिए। शुभ्रा, हाँ, शुभ्रा एक सवाल और आपसे पूछूं फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा कि जिन बच्चों को अभी लगता है कि नहीं हमारे नंबर कम आए हैं, हम रीचेकिंग में इसको डालेंगे, तो आगे के जो इनका फ्यूचर प्लान होता है कि हमें आगे किसी एग्जाम में बैठना है या फिर आगे कहीं एडमिशन लेना है, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या ऑप्शन होता है? देखिए, अमरीक सर ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि बच्चा जो लिखता है और जो इवैल्यूएशन होता है उसमें फर्क बहुत होता है दोनों चीजों में, है ना? तो लेकिन जैसे डिजिटली स्कैन कॉपीज जो मुझे पता है कि सीबीएसई की हर बच्चे की डिजिटली स्कैन कॉपी उसके पास अवेलेबल रहती है, तो उससे कहीं ना कहीं तो ये बच्चा आंक सकता है, अपने आप को गेज कर सकता है कि उसने जो सोचा था और जो इवैल्यूएशन हुआ है वो कितना क्लोज है या उसमें कितना नहीं, डिफरेंस है। तो ये भी तो कर वो सकता है, ये भी कर सकता है कि डिजिटली जी, स्कैन कॉपी को लेकर के अपने किसी टीचर से दिखाए कि ये मुझे नंबर मिले टीचर हैं, आप मेंटोर, मैं बताइए कि यही कहने मुझे वाली नंबर। थी लक्ष्मण जी कि अपने किसी हाँ, एक्सपीरियंस मेंटोर, अपने टीचर उनके पास जाएं और उनके साथ बैठ के डिस्कस करें कि ये मेरा था, मैंने ये सोचा था और इवैल्यूएशन में ये आया है। अब ये डिफरेंस आ क्यों रहा है, राइट? सो दैट इज द ओनली थिंग, बिकॉज देखिए ऐसी चीजों में सेल्फ इवैल्यूएशन ठीक है, बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे में आपको सबसे सही गाइड जो एक बच्चे को कर सकता है वो उसका टीचर या उसका मेंटोर ही कर सकता है। तो मुझे लगता है कि उसको अपने मेंटोर के साथ ही बैठना उसके लिए बहुत जरूरी होता है। अब बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। एक छोटा सवाल अमरीक सिंह साहब आपसे कि तब तक के लिए फ्यूचर के जो भी एग्जाम हैं, एंट्रेंस है, एडमिशन होते हैं, उसको होल्ड कर देना चाहिए, एक्सटेंड कर देना चाहिए? बढ़िया क्वेश्चन लक्ष्मण जी आपने यहाँ पर पूछा है, क्योंकि मैं जो आपको सुबह जो भी एक एग्जांपल दे रहा था, एक बच्चा जिसकी केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आई है 9 नंबर से वो बच्चा रह गया। अच्छा, अब उसको जाना है नीट के अंदर, उसको मेडिकल में एडमिशन लेना है, मेडिकल का एडमिशन का 21 जून को उसको रीनीट का एग्जाम देना है। अच्छा, रीनीट का अब देखिए रीनीट भी दोबारा देना है, अब उसका रिजल्ट जो आएगा वो जुलाई में आएगा, जुलाई एंड, उम्मीद है कि वो जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई के एंड तक उसका रिजल्ट आ जाएगा नीट का। ऐसे में अगर उस बच्चे का कंपार्टमेंट का रिजल्ट तब तक नहीं आता, अगर उस बच्चे का कंपार्टमेंट का रिजल्ट तब तक नहीं आता और वो क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो उसका नीट जो है, उसका मेडिकल का एडमिशन मारा जाएगा, वो बच्चे का साल खराब हो जाएगा। उसमें हो सकता है बच्चे की गलती ना भी हो तो भी उसका साल खराब जाया हो जाएगा। ऐसे में हो सकता, हमें उनको मौका एक जायज देना चाहिए कि भाई कंपार्टमेंट का रिजल्ट जो है वो पहले डिक्लेयर किया जाए, और बाकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिनके बेसिस पर बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, मेडिकल में, एमबीबीएस में एडमिशन हो रहे हैं और कोर्सेज में एडमिशन हो रहा है, उनको कुछ टाइम के लिए होल्ड पे डालें, ताकि ये बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं है, अगर गलती नहीं है, जिनकी कोई गलती नहीं है, एटलीस्ट उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, बच्चों को फेयर गेम कंपटीशन मिलना चाहिए। सो ऐसा जरूर होना चाहिए साहब। प्रोफेसर सीबी शर्मा सर, ये एक दो बच्चों का मामला नहीं है, लाखों छात्रों के साथ ये हुआ है, तो बड़े पैमाने पर सिस्टम के स्तर पर तत्काल बच्चों को राहत कैसे दिया जा सकता है? देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। मैं सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए है वो सीबीएसई के क्रेडिबिलिटी की है, ट्रस्ट की है। अगर आज मैं सीबीएसई चेयरमैन होता तो मैं सारी कॉपियों को मैन्युअली जांच करवा लेता। हम लोगों ने 45 दिन का टाइम फिक्स किया हुआ है हर बोर्ड के लिए कि आपको 45 दिन में कॉपियां जांच के रिजल्ट देना है। तो आप सारी कॉपियां मैन्युअली जंचवाना शुरू कर दीजिए और 45 दिन में मैन्युअली चेक रिजल्ट दीजिए, ताकि बच्चे कंपेयर कर सकें कि डिजिटल में मेरा क्या रिजल्ट था, मैनुअल में क्या रिजल्ट आया और मैं किसको ऑप्ट करूंगा। जो आपके कंपार्टमेंट के लिए दे रहे हैं एप्लीकेशन, उसको तुरंत आप जंचवाइए और उनको दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमारा डिजिटल वाला बेटर है, आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो भी टेस्ट हो जाएगा। और आने वाले समय में मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म ही भारत के लिए चुनना पड़ेगा। इतनी कॉपियां हम मैनुअली नहीं करा सकते हैं। आज इमरजेंसी है, इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आप मैनुअली चेक करा लीजिए, ताकि हमारी क्रेडिबिलिटी बन सके। मैंने ऐसा किया है। बंगाल का पूरा परीक्षा हमने कैंसिल किया था क्योंकि एक क्वेश्चन कहीं से हमको किसी ने लीक करा दिया था। तो नो कॉस्ट इज हाई कॉस्ट फॉर योर क्रेडिबिलिटी। 1 2 जो मैं कहूंगा ये सम हेड्स मस्ट रोल, नो हेड्स रोल एवर। आशुतोष जी कह रहे हैं, रागी जी कह रहे हैं, एनसीईआरटी के केस में क्या हुआ? आज कोर्ट ने माफ कर दिया उन तीनों राइटर्स को जिसने लिखा था और कहा कि नहीं इनको कैसे सजा दे सकते हैं और भी इन्वॉल्व है। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कहा था सम हेड्स मस्ट रोल, नो हेड रोल।
दैट मस्ट हैपन। हमको डर ही नहीं है व्यवस्था का कि कुछ हो सकता है, तो ये होना चाहिए। ये डर हमको खत्म हो गया है, जो डर होना चाहिए। और मेरा ये मानना है, इन संस्थाओं को आप एकेडमिक संस्था बनाएं, आप ब्यूरोक्रेटिक बनाए हुए हैं। मैंने उस वक्त भी ये संस्था बनाए, ब्यूरोक्रेटिक संस्था यहाँ पे ना बनाए। समय कम, इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूँ शर्मा सर, माफी चाहूंगा। संगीत रागे जी संक्षिप्त में, फिर आशुष सर आपके पास जाऊंगा। शुभ्रा आऊंगा आपके पास, इन दोनों से बात कर लेता हूँ। हाँ देखिए, मैं तो इस बात से सहमत हूँ, एक बात से, कि ब्यूरोक्रेसी का टू मच इंटरफेरेंस है। जहां ये आईएएस ऑफिसर समझते हैं कि दुनिया के सर्वज्ञाता हैं, वो सब चीज जानते हैं वो, तो उनको जो ये चीजें होती है ना कि ब्यूरोक्रेसी ही सब चीजों को चलाए। रिसर्च सेंटर भी इस देश में ब्यूरोक्रेसी चला रहा है, सोशल साइंस का रिसर्च सेंटर ब्यूरोक्रेसी चला रहा है। जो आईआईपीए का एक इतना बड़ा संस्थान था, उसको एक आईएएस ऑफिसर चला रहा था। और मजेदार बात है, वो आईएएस ऑफिसर हमसे पूछ रहा था कि ये भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि चुनाव कैसे इनका होता है, कि जो सरकार आए हुए हैं उस सरकार पर ये सवाल संगीत रागे सर, आप तो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, आप तो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। ये दरअसल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग को याद है पढ़ाया जाता था कि हर स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट के प्रमुख सिविल सर्वेंट क्यों हो जाते हैं। यूपीएससी, अब बताइए ना, गृह मंत्रालय के सचिव गृह सचिव होते हैं, जबकि लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी आईपीएस ऑफिसर की होती है। वैसे हेल्थ सेक्रेटरी जो है आईएएस होते हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी आईएएस होते हैं। ये इस पर काफी लंबा चौड़ा डिबेट हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से डिबेट को जन्म देता है। आशुतोष सर संक्षिप्त में। देखिए, मैं संगीत रागी की एक बात से सहमत हूं कि आज जो होम सेक्रेटरी होता है, जो आतंकवादियों से और नक्सलियों से निपटता है, अगले दिन वो कल्चरल सेक्रेटरी हो जाता है। फिर वो जो है, वो जो तमाम कल्चरल के लोग हैं उनसे निपटने की कोशिश करता है। इतना वास्ट उनका मानस है कि हम आप तो कम्पीट ही नहीं कर सकते। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल है, अगर कोई बच्चा एग्जाम ठीक से नहीं देता है तो फेल हो जाता है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर, अगर वो ठीक से सिस्टम को नहीं चला पाता है तो वो फेल क्यों नहीं होता है? वो जिम्मेदारी किसी दूसरे पर क्यों डाली जाती है? असल सवाल है, जिस दिन फेल होने वाले अफसरों पर कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन ये सिस्टम अपने आप दुरुस्त हो जाएगा और उनको बचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी अगर कार्रवाई हो जाएगी तो। शुभ्रा 10 सेकंड, समय कम है जी। लक्ष्मण जी, मुझे बस ये कहना है, शर्मा सर ने एक बात कही थी कि इसको इमरजेंसी की तरह क्यों नहीं लेते हैं। मुझे लगता है हर पेपर का लीक होना या हर पेपर का इवैल्यूएशन गलत होना, वो बच्चों के कॉन्फिडेंस और उनके सपनों पे एक बहुत स्ट्रांग आहत होती है, बहुत स्ट्रांग उनको ब्लो लगता है। तो हम इसको इमरजेंसी की तरह क्यों लेते हैं? हम व्हाई डोंट वी टेक इट एज एन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग? हर बार ये क्यों होता है इमरजेंसी में कर दें? इसी इमरजेंसी की वजह से तो सारी गड़बड़ होती है। इसको इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें। और बच्चों से भी मैं सिर्फ एक बात ही कहूंगी, उनके पेरेंट्स से भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे एक बार को डाउट करिएगा, लेकिन ना बच्चों को अपने क्रेडिबिलिटी और पोटेंशियल पे डाउट करना चाहिए, ना पेरेंट्स को अपने बच्चों की क्रेडिबिलिटी और पोटेंशियल पे डाउट करना चाहिए। बहुत सही बात, बहुत सही बात। बच्चों की क्षमता पे आप शक ना करें, बच्चों ने अपना बेस्ट दिया है।